बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा और अदील सरफराज मौजूद हैं। आज जुमेरात 18 जुलाई है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में आज एक खामोश दिन है। कोई बड़े केसेस नहीं है, कोई बहुत गहमा गहमी नहीं है, लेकिन ये जो खामोशी है, ये खामोशी के पीछे एक तूफ़ान उबलता हुआ नज़र आ रहा है। मखसूस नशिस्तों का केस, उसका फ़ैसला आने के बाद ख़ास तौर पर ये जो 5 दिन गुजरे हैं, इसमें एक ताबड़तोड़ कैंपेन चलाई गई है सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस के ख़िलाफ़ जिन्होंने इन मखसूस नशिस्तों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के हवाले से फ़ैसला दिया। फ़ैसला सुनाया गया जुमे के दिन और उसके बाद कुछ सख्त पैगामात जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब आए हैं। और वो पैगामात ये हैं कि उमर अता बंदयाल ने भी तो फ़ैसला दिया था पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवा लें, तो क्या इलेक्शन हुआ? तो जिनके हाथ में डंडा है वो बात को मानने के लिए राज़ी नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मंजरनामा और हालात हमें क्या बता रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे बशारत राजा और अदील सरफराज से। और साथ ही कल जुडिशल कमीशन का अहम इजलास होने जा रहा है। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि एडहॉक जजेस जो हैं उनको लाया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? लोग इसके मतालिब अपने अपने निकाल रहे हैं। क्या कोर्ट को रोज़ाना की बुनियाद पर कवर करने वाले रिपोर्टर्स, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग वही है जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ बुरी निशानियां पाई जाती हैं? और साथ ही जो एक जज जो इस वक्त मरकज़ हैं उस तनकीद का जो हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट क्वार्टर्स की तरफ से, मुस्लिम लीग नून के हामियों की तरफ से की जा रही है, जस्टिस अतर मिनल्ला, वो रवाना हो रहे हैं न्यूयॉर्क के लिए। वो न्यूयॉर्क क्या करने जा रहे हैं, कितना अहम ये वक्त है, और जब वो तनकीद का तमाम दायरा फैला हुआ है उस वक्त जब वो वहाँ पर जाकर एक ख़िताब करेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। गुफ्तगू का आगाज़ बशारत राजा साहब, मैसेज तो ये आया कि जिनके पास डंडा है वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने फ़ैसला दे दिया, फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं होगा, जैसे उमर अता बंदयाल के फ़ैसले पर नहीं हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। एक बात याद रखें कि जस्टिस मंसूर शाह जिस को लेकर लीड कर रहे हैं ना, इसमें 5 मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस हैं। जस्टिस मरीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद। मेरे ख़्याल में ये वो जजेज़ हैं जो किसी सूरत में अदलिया की आज़ादी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। काजी फाइज़ ईसा की तरह, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, उन्होंने अदलिया की आज़ादी पर कंप्रोमाइज़ किया। मैं आपको दलाइल के साथ बता सकता हूँ कि उन्होंने अदलिया की आज़ादी पर कंप्रोमाइज़ कैसे किया। एक तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेज़ से ख़त लिखा कि मुदाखलत हो रही है, उन्होंने कहा जी कि ये मेरे दौर में नहीं हुआ। हालांकि अच्छा मान लेते हैं कि वो चीफ जस्टिस, साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में हुआ, लेकिन उस वक्त ये सीनियर प्यूनी जज थे, उन्हें बुलाया गया, उस वक्त उन्हें बताया गया कि ये मामला हो रहा है। नहीं, फिर तो उनके दौर में भी हुआ ना। तो मैं वही बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो मान लेते हैं कि उनके दौर में नहीं हुआ। वो सरगोदा वाले जज ने जो ख़त लिखा था वो क्या था, वो किसके दौर में था? उसमें जस्टिस मंसूर शाह का तो अभी दौर नहीं शुरू हुआ। फिर ये पिंडी के एक जज ने ख़त लिखा था, ATC के जज ने, वो भी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के दौर में हुआ। फिर अभी देखें ऑडियो लीक्स केस में जो ख़त का मंदरजात आया जस्टिस बाबर सत्तार के कि ही वाज टोल्ड टू बैक ऑफ जी, अपेरेंटली अगर उसके मंदरजात दुरुस्त मान लिए जाएं तो वो भी इन्हीं के दौर में हुआ है। और फिर अदालती रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी लग जाना, हमें नोटिस होना, हमें FIA की जाने से नोटिस होना, वो भी इन्हीं के दौर में। इससे बढ़कर ये हुआ कि अब आपको नोटिस तो अदलिया में मुदाखलत नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है। इससे बढ़कर ये हुआ नकवी साहब कि जब इन्होंने मुल्क के चारों हाई कोर्ट से जवाब मांगा उस ख़त वाले मामले में, तो उन्होंने सब हाई कोर्ट, किसी एक हाई कोर्ट ने नहीं कहा जी मुदाखलत नहीं हो रही है। हर हाई कोर्ट ने कहा जी मुदाखलत हो रही है, वो भी इन्हीं के दौर में हुई। इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया उस पर, एक यकरुकनी कमीशन बढ़ा दिया जिस पर वो तसद्दुक़ जिलानी ने, लोग कह रहे हैं जी कि सोशल मीडिया के वजह से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने अपने ख़त में इसका जिक्र नहीं किया था सोशल मीडिया की वजह से। उन्होंने आइन पढ़ाया था चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को कि ये आपकी डोमेन है, मेरी नहीं है। सही है। अदील सरफराज, मैं आपके पास वापस आता हूँ एडहॉक जजेस वाले मामले पर। अदील सरफराज, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि मैसेज लाउड एंड क्लियर है?
8 जजेस ने जो भी फैसला दिया हो इस पे अमल दरामद नहीं होगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सर मेरा ये तो हम्बल ओपिनियन ये है कि इस पे मैसेज नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इस हद तक ज़रूर है कि डिस्कम्फर्ट ज़रूर शो किया जा रहा है और अदम इत्मीनान है, एक बुखलाहट का शिकार ज़रूर हैं वो लोग जो अंदाज़ा नहीं कर पा रहे थे कि ये फ़ैसला आ सकता है। तो वो एक ऑब्वियस सी चीज़ है, इस तरह का रिएक्शन आना था, मगर इवेंचुअली उनको फ़ैसला तो मानना पड़ेगा, उस पर अमल दरामद उनको करना पड़ेगा। अगर वो अमल दरामद नहीं भी करेंगे तो जिन मकासद के लिए वो अमल दरामद नहीं करेंगे वो वैसे भी उनके अचीव नहीं हो सकेंगे। यहाँ पर बात है मखसूस नशिस्तों की और जो आप कह सकते हैं आइनी तरमीम, मेन चीज़ तो वही है ना, इस फैसले ने या 8 जजेस साहिबान ने बेसिकली तो उस आइनी तरमीम का रास्ता रोका है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना ये सेकेंडरी चीज़ें, मेन चीज़ ये है कि जजेस साहिबान को शायद ये बताया गया या ये बावर करवाया गया, ये उन तक पैगाम पहुँचाया गया कि भाई 3-3 साल हैं, जुडिशल पैकेज है और उस पर बहुत से लेट भी गए और बहुत सौ ने स्टैंड ले लिया। क्योंकि इस वक्त सबसे मेन चीज़ सर, आप ये नहीं देखें कि वो लोग क्या सोच रहे हैं कि अदालती फैसले पर अमल दरामद करेंगे या नहीं, आप ये सोचें कि जिन जजेस साहिबान ने फैसला दिया है वो कहाँ खड़े हैं। जो इस वक्त मैं समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, इवन जस्टिस आयशा मलिक, ये फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, जैसे शायद इन सब की मेनली जो इनका इम्तिहान है वो यही है कि आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को यकीनी बनाना है। और इस वक्त जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में जो राय मेरी कायम हो चुकी है कम अज़ कम, वो ये है कि उनको इस बात का इदराक है, बखूबी वो इस बात को समझ चुके हैं। और उनकी, क्योंकि जस्टिस अतर मिर्ज़ा भी उनके काफ़ी करीब हैं, जो इन तमाम तर मामलात को दीगर जजेस साहिबान से ज़्यादा बारीकी के साथ देखते हैं, तो वो अब ये समझ चुके हैं, ये इस बात का उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि इस पूरे माहौल के अंदर जो किरदार काजी फ़ायद ईसा साहब ने नहीं अदा किया वो अब इन्हें अदा करना होगा। अदरवाइज़ इनके साथ भी वही होगा जो 13 जनवरी के फैसले के बाद काजी फ़ायद। तो ये अचानक बहुत सारे लोग, उनकी ज़ाहिर है कि अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ एडहॉक जजेस के मामले को कि एडहॉक जजेस आने हैं वो उसको समझ रहे हैं कि उसका रिव्यू पिटिशन के साथ कोई ताल्लुक़ है। रिव्यू तो सेम बेंच ने ही सुनना है, हालांकि माजी में एक मिसाल मौजूद है कि रिव्यू जो है उसके लिए 5 रुकनी बेंच बन गया, 3 रुकनी बेंच का फैसला था, तलोर वाला, उसको हमने ऐसी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन अब यहाँ पर 13 रुकनी बेंच ही रिव्यू सुनेगा या एडहॉक जजेस वाला मामला माजी में काजी फ़ायज़ ईसा साहब की या जो लीगल्स हैं, जो बड़े बड़े आइनी कानूनी अजहान हैं, उनका एडहॉक जजेस के मामले में राय क्या रही है और क्या वाकई अब ये हतमी है कि कल जुडिशल कमीशन के इजलास में एडहॉक जजेस ऑन बोर्ड आ चुके होंगे, आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? सर देखिए, एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट, पहले तो मैं इस पर बात भी कर चुका हूँ और काफ़ी तनकीद का सामना भी कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से ये कोई नई बात नहीं है। मेरे जहाँ तक मैंने अंडरस्टैंड किया है, तकरीबन 18 ऐसे जजेस साहिबान हैं जो एडहॉक बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं माजी में। और इसके अलावा भी ये जो इसमें आप कह सकते हैं कि पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो बात लोग कह रहे हैं कि अगर रिव्यू पिटिशन लेट से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये मान लिया जाता है कि जो फुल कोर्ट है वो बैठ जाएगा, यानी जो उस वक्त दस्तियाब तमाम जजेस साहिबान पर मुश्तमिल अगर फुल कोर्ट भी बैठ जाए ना, तो सर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ फैसला वही रहेगा। मेरा जो रेशो है ना, वो रेशो तब्दील नहीं होगी, क्योंकि हम उन 2 या 3 एडहॉक जजेस को तो गिन रहे हैं, हम जस्टिस शहजाद मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी वगैरह को भूल रहे हैं और जस्टिस शाहिद बलाल को भी भूल रहे हैं हम। मैं अदील साहब की बात से एग्री करता हूँ। एडहॉक जजेस के हवाले से 2 तो निकल गए ना, जैसे मकबूल बाकर ने और नसीर आलम ने इनकार कर दिया। कंप्लीट कर लें, क्योंकि अदील ने जब ये कहा कि माजी में भी होता रहा है, असल चीज़ है कि एक माजी का सिलसिला अगर तर्क हो जाए और मखसूस हालात में अचानक से ये मामला सामने आए तो फिर कान खड़े होते हैं लोगों के, यार ये किस वजह से अब होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। पहले अगर हम ये कह दें आज यहाँ पर खड़े होकर के काजी फ़ायज़ ईसा साहब क्योंकि अक़लियत में हैं और वो शायद चाहते हों कि अक्सरियत, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं ना, वो चाहते हों कि अक्सरियत उनके पास आ जाए, वो एक बड़ा बेंच बना दें, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप इस बात को मान लेते हैं, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये कर देते हैं, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा है, वो जिन्होंने बेंच बनाना है, ये वो बुनियाद। शाह साहब, जिस तरह अदील साहब बता रहे हैं ना, आप साथ में ये रोशनी इस पर भी डालें, जो आर्टिकल 6 की बात, हुकूमत ने 3 फैसले अनाउंस किए ना, एक रिव्यू में जाना है, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए, अगरचे उनके अंदर अब लड़ाई पड़ गई है,
और अभी वो खुद क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या करना है, लेकिन तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए रेफरेंस वफाकी काबीना से मूव होना है। तो क्या उनसे लिंक किया जा सकता है इस जजेस के मामले को? अच्छा शाह साहब, जिस तरह आदिल सरफराज साहब ने बात की ना, हज़ार हाक केसेस में कहीं या कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि रिव्यू आपका उसमें फुल कोर्ट बैठ जाए या 2 जजेस या 3 जजेस बढ़ा दे, ऐसा कभी यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट की ये रूल्स नहीं है, लेकिन जो उसकी रवायत रही है यही रही है कि वही बेंच सुनता है जो मैन उससे केस सुना होता है। काजी साहब का 14 सफ़हात का इख्तलाफी नोट है ही इसी बुनियाद पे तलोर केस में, जो उन्होंने गालिबन फरवरी में जारी किया। इख्तलाफी नोट उसमें है ही बुनियाद ये कि ये कैसे हुआ कि रिव्यू में आपने चेंज कर लिया और दोस्त मोहम्मद खान गालिबन अवेलेबल भी थे, उनको बेंच का हिस्सा ही नहीं बनाया। दोस्त बिल्कुल ऐसा ही है, और यही बेंच सुनेगा जो 13 जजेस थे। और दूसरी बात कि अगर यहाँ पर जो फैसला चेंज नहीं, फैसला वही होता है, मगर बहुत कम ऐसा कोई चांस होता है कि फैसला चेंज हो जाए। जजेस जिन्होंने फैसला दिया हुआ है वही। और जो बात आपने की बैन के हवाले से, ये मैं समझता हूँ कि एक शोशा छोड़ा गया है। अब देखिए, अगर ये हमाकत मुस्लिम लीग नून करती है या उनकी एफिलिएटेड जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ये करती है, रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बना दिया जाता है, उसमें 20 जजेस बैठ जाते हैं। तो नकवी साहब, मैं ये आपको ये मतलब ये खबर आप समझ लें या मेरा तजिया इसको समझ लें, अगर 20 जजेस बैठते हैं, 17-2-19, 2 आते हैं 19 बैठते हैं, 19-0 का जो फैसला है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आएगा। इसलिए कि कोई भी जज ये कालक अपने मुंह पर मरने के लिए तैयार नहीं होगा कि एक सियासी पार्टी को आप बैन कर दें। ये कालक मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और उनका पूरा जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखेल ये भी कह चुके हैं। और फिर मैं आपको बताऊं कि ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतमुल्लाह के ये रिमार्क्स है, ऑब्जर्वेशन है कि ये 70 की दहाई नहीं है कि आप किसी सियासी जमात को उस पर पाबंदी लगा दें। और जिस बेस पर वो आ रहे हैं जी, कि क्या लेकर आ रहे हैं जी, साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी कर चुकी है। फिर वो कह रहे हैं जी कि वो 9 मई वाला, 9 मई के इशू, जो जब भी ये आदिल सरफराज साहब गवाह इस चीज़ के, जब भी केसेस यहाँ आते हैं तो प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस ही नहीं होते। उन्होंने गवाह कौन बनाया? पूरी पुलिस को उन्होंने गवाह बना दिया है। उन लोगों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जमानतें मिल रही हैं, वो केसेस खारिज हो रहे हैं, तो फिर इनके पास बचता क्या है? सही। अच्छा, इस पे न्यूयॉर्क पर जाने से आर्टिकल 6 सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा, वो मेरे ख्याल में लगता है उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखते हैं, वो 3 रुकनी बेंच बनाता है चीफ जस्टिस। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखेंगे तो वो इनिशियली तो पार्लियामेंट से कार्रवाई शुरू होती है ना, पार्लियामेंट ये आर्टिकल 6 वाली बात भी नहीं है, वो भी नहीं लगेगी। सही है। अब जाहिर है कि न्यूयॉर्क वाले मामले पर जाने से पहले कुछ जो तनकीद हो रही है 8 जजेस के फैसले पर, वो ये है कि इन्होंने आइन को रीराइट कर दिया। ये फैसला देकर इससे आइन रीराइट हो गया और अब शॉर्ट ऑर्डर तो लिखवाना इनके लिए बड़ा आसान था, पढ़कर सुना दिया, वाह वाह करवा ली। अब जब डिटेल्ड जजमेंट लिखने बैठेंगे तो बुखार हो जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे। इसको जस्टिफाई करना, रीजनिंग देना मुमकिन ही नहीं होगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बुखार हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, मगर उनको होगी जो ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये इस फैसले की जो डिटेल रीजनिंग होगी ना नकवी साहब, उसमें बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे और 13 जनवरी भी उसमें आएगा। जो 13 जनवरी कमिश्नर साहब है ना, जो आज जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो कोई ऐसा बीच में से रास्ता निकालेंगे कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, हो सकता है उनके भी दिन गिने जा चुके हों। तो ये इसको आप इतना लाइट ना लें। और जिस तरह का रवैया बदकिस्मती के साथ मुतासरा सो कॉल्ड फ्रीकैन ने अपनाया है इस फैसले के बाद, उस रवैये से मुझे ये लग रहा है कि उन जजेस साहिबान को ज़्यादा इंस्टिगेट किया जा रहा है कि तुम सनू और तुम हो। सही नज़र यही आ रहा है, क्योंकि सर जो जजेस साहिबान उन्होंने जज्बात में आकर तो फैसला नहीं लिख दिया ना, वो जो नोट या मुख्तसर फैसला, वो सवालात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के वकील से, वो जवाब नहीं दे रहे थे। पूरा थॉट प्रोसेस है ना उसके पीछे। और 8 जजेस साहिबान सर जोड़कर बैठे हैं, इस बात को आप मलूज़े खातिर रखें। उन्होंने किसी एक ने, मंसूर अली शाह ने खुद से बैठकर आमद नहीं हुई, जैसे हम कोई आर्टिकल लिखने बैठते हैं जी आमद हुई है लिख दिया, उनको फैसला लिखना था, उन्होंने आपस में डिसाइड किया। ऐड करना चाहूँगा आदिल साहब, जो रिव्यू के हवाले से जब बेंच बनता है उसमें आथर जज का होना बहुत ज़रूरी है। आथर जज के बगैर वो बेंच जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता। सही। ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है। अगर नया बेंच बनता है तो जिसने जजमेंट लिखी है, मेजॉरिटी जजमेंट, वो बंदा तो होगा ना पार्ट ऑफ द बात। वो तो अंडरस्टूड है ना। जुडिशियल जो रिव्यू है उसमें तो तमाम ने बैठा। अब जब ये तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं, जजेस को टेक ऑन किया जा रहा है और अपेरेंटली
नज़र ये आता है कि हुकूमत का दस्ते शफ़क़त उनके हाथ पर है जो ये ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं उन 8 जजेस के ऊपर। एन उस वक्त न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन, वहाँ से इनविटेशन आता है। उस्मान फरीदी पाकिस्तानी नयाद हैं, वो उसके प्रेसिडेंट, पहली मरतबा 1800 कुछ में ये बार जो है वो बनी थी और दुनिया की इन्फ्लुएंशियल तरीन बार्स में से है। 23,000 इसके मेंबर्स हैं और वहाँ से खिताब के लिए दावत दी जाती है अतर मिनल्ला साहब को। कितना क्रूशल हो सकता है एक ऐसी अतर मिनल्ला साहब को, जिनको सुप्रीम कोर्ट में अहम बेंचेस में नहीं बिठाया जाता। हाँ, तो आप मुझे बताएं कि वो जब जाकर ये कर रहे होंगे, आपके जहन में क्या मंजरनामा और क्या कितना इम्पोर्टेंट होगा ये, क्योंकि कम्युनिटी मेंबर्स, कुछ कांग्रेसमैन के उस में शिरकत की इतलात, ओहदेदारान और क्वेश्चन आंसर सेशन। सर, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है और उसकी उनके इजलास से पहले तो जो सिग्निफिकेंस हम फील कर रहे हैं वो तो है ही है, मगर उसके आफ्टर शॉक्स बहुत सख्त होने वाले हैं। क्योंकि जैसे अतर मिनल्ला के बारे में हम समझते हैं, जानते हैं, उनका जो मतम नज़र होता है वो उसको दिल में छुपा कर नहीं रखते, वो बिटवीन द लाइन्स वो बात कह देते हैं जो कहनी होती है। अब ऑब्वियसली जो उनका खिताब होगा वो तो बड़ा मोहतात होगा, उसमें हो सकता है जैसे अतर मिनल्ला बीइंग अतर मिनल्ला साहब कुछ कह भी दें, मगर जो सवाल जवाब वहाँ पर होंगे, जो वहाँ पर शुरका मौजूद होंगे, आपने अभी कांग्रेसमैन की भी बात की, उनमें से वो भी हो सकते हैं जिन्होंने हाल ही में करारदादें भी पेश की हैं, उस पाकिस्तानी हेयरिंग में जो मौजूद थे, उस पाकिस्तानी कम्युनिटी को जहन में रखें जो वहाँ पर बड़ी मुतहरक है और जो सोशल मीडिया जिनको वॉरियर्स भी कहा जाता है वो वहाँ पर मौजूद होंगे। जब वो वहाँ पर सवाल रखेंगे मौजूदा हालात में, और जस्टिस अतर मिनल्ला की जो सिग्निफिकेंस है वैसे ही वो इस वजह से ज़्यादा है कि वो उस फैसले में मौजूद थे, उस बेंच में जिसने अभी मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया है। तो इस हवाले से उनसे सवालात तो होंगे, उनके फैसले पर उनके वहाँ मौजूद होने तक अमल दरामद तो नहीं हुआ होगा। फिर ये भी पूछा जाएगा कि आपके फैसले पर तो अमल दरामद नहीं हो रहा, फिर वो भी अपना वो बाहर निकालेंगे। और फिर ये भी बातें होंगी कि आपके होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ फैसले किए, उन पर अमल दरामद। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 224 की, जब जस्टिस बंदयाल साहब ने फैसला दिया था तब भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपना मतम नज़र सामने रखा था और खुलकर बात की थी और हिमायत की थी अवाम के जो वोट हैं उनकी, उन्होंने सैंक्टिटी की बात की थी। तो अब भी मुझे यही लगता है कि ये जो आज शोर मचाया जा रहा है, जो यहाँ पर बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस साहिबान पर तनकीद की जा रही है, आइन को रीराइट करने की बात की जा रही है, एक तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आ सकता है उनकी जानिब से, और दूसरा एक काउंटर नैरेटिव भी आ सकता है, क्योंकि पसे पर्दा तो सर बहुत कुछ था ना, आपको भी मालूम है, आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी शायद है कि बहुत कुछ वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम रखी जाए। एक बात और है, आप मुझे ये बताएं कि जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं इस कैंपेन के ज़रिए इन 8 जजेस को सरनगू करने में कामयाबी हो सकती है कि नहीं? मैं इस सवाल का जवाब आपको बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से बात करूंगा। पाकिस्तान की अदलिया में इस वक्त जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन और आपके इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से सबसे ज़्यादा बोल्ड स्टेप अगर कोई लेता है ना, वो तो जस्टिस अतर मिनल्ला। मखसूस नशिस्तों के केस में भी नहीं, या काजी भाई साहब कहते देखें मेरी बात आप देखें, मुझे बात करने दे, बुग़्ज़ में नहीं, उनके सामने जब भी ये फैज़ाबाद धरने वाला केस आया, उन वहाँ बात उठाई कि लोगों को जब अगवा किया जा रहा था वो कहते नहीं हमारे पास ये फाइल नहीं है जी। ये मखसूस नशिस्तों वाला केस आया, उनके सामने जब वो बात है उन्होंने कहा हमारे पास ये फाइल है, इस पर बात करें। हमारे पास सामने जो काजी साहब के सामने जब भी औरतों की ख्वातीन की जो गिरफ्तारी हुई, नहीं यार बात सुने ना, रेस नहीं होता, मैं फैक्ट बयान कर रहा हूँ यार। जब भी उनके सामने यहाँ पर बात हुई कि जी औरतों को ख्वातीन को उठाया गया, उन्होंने कहा हमारे पास ये फाइल नहीं है जी, हम इस पर बात करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि फैज़ाबाद धरना शेख रशीद की नज़रसानी रिव्यू पिटिशन पर उस लगी हुई थी, एक वकील को पहुंचने में देरी हो गई, अब्दुल राज़िक साहब को, उन्होंने कहा शेख रशीद, उन्होंने कहा नहीं उसका नाम ना लें, हमारे पास ये मुद्दा नहीं है जी। उन्होंने कहा वो जेल में बंद है, नहीं इस पर नाम लें। आप कह रहे हैं यार वो काजी साहब बहुत करते हैं, कमाल करते हैं। आप सवाल का जवाब ये है कि जनाब वो इनको सरनगू नहीं कर सकेंगे ईसा नकवी साहब किसी भी सूरत में। ये मैंने पहले कह दिया है कि ये वो जज है जो अदलिया की आज़ादी पर कंप्रोमाइज़ किसी ज़रूरत नहीं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज और बशारत राजा। ये जो खामोशी है, इस खामोशी के बारे में बहुत सारे लोग कभी ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे होते हैं, कभी यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कोने खुदरों में, इसकी राहदारियों में चैमगोइयाँ हो रही होती हैं, सरगोशियाँ हो रही होती हैं, और हर शख्स को यहाँ पर यही लगता है
कि ये जो खामोशी है ये एक बड़ी तलातुम ख़ेज़ किस्म की, इसके पीछे छुपा हुआ है एक तूफ़ान, जो तूफ़ान इस वक्त ब्रू कर रहा है फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में। देखें ये स्टोरी आगे अगले चंद दिनों में किस तरीके से अनफोल्ड होती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।